नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बायोलॉजी के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे यूपीएससी पीवाईक्यू। उसके साथ साथ आज के वीडियो में चूँकि बायोलॉजी का पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, आज थोड़े से ही सवाल बाकी थे, 10-15 कड़ी में सवाल ही बाकी हैं। और उसके साथ में हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखाएँ जो होती हैं बायोलॉजी के, और भी कुछ सवाल मैं आपको करवाऊँगा, क्योंकि सबसे कठिन सवाल बायोलॉजी से ही बनते हैं। और जो मैंने साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाले वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है, या फिर ज्योग्राफी का बताया है, या फिर हिस्ट्री का बताया है, उनके और भी एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा। तो आज मैं साइंस के और भी एमसीक्यू आपको आसान स्तर के करवाऊंगा, और साथ में यूपीएससी पीवाईक्यू आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से साइंस एंड टेक आपका शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या। पहला सवाल है आज का कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो हमारे मांसपेशी है, जो मसल्स है, उनमें संकुचन के लिए इनमें से किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी बायोलॉजी का पढ़ेंगे 7 या 8 का, तो उसमें भी इस चीज़ की चर्चा आपको मिल जाएगी। इसका उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। तीनों के तीनों आवश्यकता पड़ती है। मांसपेशियों में संकुचन से तात्पर्य है कि मांसपेशी के फाइबर यानी कि मसल फाइबर में तनाव उत्पन्न होना। मांसपेशियों में संकुचन के बाद रिलैक्सेशन होता है, जो मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्था होती है। अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो अभी न्यूनतम तनाव है, और अभी अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या खेलते हैं तो वो उसमें क्या होता है, उसमें टेंशन क्रिएट होता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिलैक्स करने के लिए तो इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। सोडियम की, कैल्शियम की और लौह की आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। मांसपेशियों में संकुचन के संबंध में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। मायोग्लोबिन एक लौहयुक्त यौगिक है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों के भीतर ले जाता है, जिससे कोशिकाओं में वायवीय अश्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस कारण से मांसपेशियों को राहत मिलता है। इसके अभाव में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है। लैक्टिक अम्ल जो है एकत्रित होने के पश्चात से आपको पेन होता है। तो जब आप दौड़ते हैं, धूपते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके पश्चात जो पेन होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। फिर क्या बोला जाता है कि इसको गर्म पानी से सेकना चाहिए। क्यों? उससे लैक्टिक अम्ल फैलता है और आपको राहत महसूस होता है। यही कारण है ये। इस प्रकार लौह का भी मांसपेशीय संकुचन में भूमिका होता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाता है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है? टैटू के दौरान क्या होता है? एक ऐसा निडिल जिससे टैटू बनाया जाता है, अगर वो संक्रमित हो जाएगा ब्लड के कारण से, और उससे क्या फिर हो सकता है, तो बीमारी फैल सकती है। चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा जो है ये हेपेटाइटिस बी और जो आपका HIV एड्स है, ये फैल सकता है किसके कारण से? टैटू बनने के कारण से। कुछ दिन पहले ही, इसी सप्ताह का 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि गाज़ियाबाद में एक टैटू आर्टिस्ट के कारण 40 से ज़्यादा महिलाओं को HIV का समस्या हो गया है। क्यों? क्योंकि सभी महिलाओं ने टैटू बनवाया वहाँ पर, और इसके कारण से ये चीज़ हुआ है। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें लोकल जगहों पर मत कीजिएगा, बाद में पछताना पड़ सकता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी व सी तथा एड्स का खतरा गलत तरीके से टैटू बनवाने के कारण हो सकता है, क्योंकि टैटू बनाने वाले उपकरण स्तरीय नहीं होते हैं। कई बार वो क्या होते हैं, तो उनको सैनिटाइज नहीं करते हैं वो सही से। अभी यूज़ किया फिर दूसरे पर यूज कर देते हैं, जिसके कारण से ये बीमारी फैल सकती है। इन दोनों ही बीमारियों का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के रक्त से, सीमन से और शरीर के अन्य द्रव से होता है। हेपेटाइटिस बी व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, जबकि एड्स जो है ये शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी है ये यकृत को खराब करेगा, और जो HIV एड्स होता है ये क्या करता है, तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर एक सर्दी खांसी भी आपको हो जाएगा तो फिर वो कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। HIV एड्स की एक और ख़ास चीज़ है कि ये शरीर में तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता है। आप इन्फेक्टेड जब होंगे तो उसके 5 साल 7 साल बाद इसका प्रभाव इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। में उपस्थित T लसिकाओं T लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते, जिससे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है।
टैटू बनवाने से अन्य कई तरह के त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं, स्किन कैंसर वगैरह भी होने का संभावना रहता है। चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी है जिसका संक्रमण 4 दिनों बाद अचानक बुखार आता है, सामान्यतः 2 से 7 दिन तक रहता है और ये जॉइंट पेन वगैरह भी होता है। इससे फैलता नहीं है, ये रक्त के द्वारा एक दूसरे में नहीं फैल सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ, इस वायरस का मानव में संचरण एडीज एल्बोपिक्स या एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के द्वारा ही केवल हो सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिक्स, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त किया जा सकता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयुक्त किया जा सकता है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इन जीवों का उपयोग खेत में उर्वरक के तौर पर किया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो केवल दो हो जाएगा इसका, नॉस्टॉक हो जाएगा। नॉस्टॉक नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगर खेत में आप नॉस्टॉक डाल देंगे ये क्या हो जाएगा, आपको यूरिया नहीं डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन की अपने आप ही उसमें उपस्थिति हो जाएगी, नाइट्रोजन का फिक्सिंग हो जाएगा, स्थिरीकरण हो जाएगा। नॉस्टॉक का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका शरीर जड़, तना, पत्तियों के रूप में विभक्त नहीं होता है। ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर कॉलोनी या समूह बनाकर रह सकते हैं। एगेरिक्स मशरूम के वंश का है। इनमें दोनों प्रकार के मशरूम की जाति अर्थात खाने योग्य और विषाक्त सम्मिलित होता है। तो एगेरिक्स जो था ये क्या है, तो ये मशरूम है, ठीक है, मशरूम है। विषाक्त मशरूम भी होते हैं कई सारे। और स्पाइरोगाइरा को सामान्यतः वाटर सिल्क के नाम से जाना जाता है। यह भाई सामान्यतः साफ जल में पाया जाता है। पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन पैदा करता है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल दू हो जाएगा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव भंडारण के परिणाम स्वरूप अविषयों यानी कि टॉक्सिन्स का उत्पादन होता है, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होता है। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, तो ये फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं और ये भोजन प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा नष्ट भी नहीं होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। ये विषाक्त होता है जो कि सामान्यतः अनाज तिलहनों के अनुपयुक्त भंडारण के कारण से उत्पन्न होता है। अगर आपने घर में भी, आपके भी घर में भी स्टोर करके रखा जाता होगा अनाज, अगर उसको सही तरीके से नहीं रखा जाता है तो उसमें विशेष प्रकार का एक टॉक्सिक एफ्लॉक्सिन, क्या बोला जाता है इसको, एफ्लाटॉक्सिन नामक एक फफूंद लग जाता है जिसके कारण से वो खराब हो जाते हैं अनाज। ये फफूंद की जाति है एस्परजिलस फ्लेविस या एस्परजिलस पारासिटिकस। ये इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। ये नाम याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपचार नहीं होता है। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये पैदा हो जाता है, बस इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल, ये बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी पीटी में, ये पीटी एग्जाम में पूछा गया है आपसे। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें अगर कोई भी चीज़ रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, तो अधिक समय तक चलता है। क्यों? श्वसन की दर कम कर देते हैं। ये श्वसन की दर को कम कर देता है। श्वसन की दर को कम करने से क्या होगा, वो खराब नहीं होगा जल्दी। जो उस पर भी कोई भी रिएक्शन हो रहा तो उसके दर को, उसका रेट को कम कर देता है, जिसके कारण से खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब उसको हम रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं या बाहर चला आता है एक बार, तो बहुत तेज़ी से ख़राब होना शुरू होता है। इसीलिए अगर उसको बाहर निकाला है आपने तो आपको उसको तुरंत उपभोग करना चाहिए। कमरे के तापमान से कम तापमान पर खाद्य पदार्थों के भंडारण को शीत प्रकोष्ठ कहा जाता है। रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री सी माना जाता है। इससे कम ताप पर अगर आपने किसी चीज़ को स्टोर किया हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है, कोल्ड स्टोर किया हुआ है। चूँकि कम तापमान पर श्वसन की दर कम हो जाती है, इसी कारण से खराब नहीं होते हैं। अगला सवाल है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कौन कौन से जीव हैं जो परागनकारी हैं? परागनकारी का मतलब ये पेड़ पौधों को, उनके फल फूलों को परागन करने में मदद करते हैं। जैसे मधुमक्खी एक जीव है, बिना मधुमक्खी के इंसान जो है वो पृथ्वी पर नहीं रह पाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे सारे भोजन खत्म हो जाएंगे। जितना भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, फल फूल ग्रहण करते हैं, अनाज ग्रहण करते हैं, वो सब परागन की क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। परागन करने का काम छोटे छोटे जीव जंतु ही करते हैं, जो पौधों के एक भाग से दूसरे भाग पर उड़ उड़ कर बैठकर परागन करने में मदद करते हैं। अगर ये जीव नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, भोजन नहीं हो पाएगा। डी हो जाएगा, चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी तीनों ही हो जाएंगे। परागकणों के
स्त्री केसर के वर्तिगाग्र स्टिग्मा कहा जाता है तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। ये मुख्यतः निम्न प्रकार से होता है, जैसे स्वयुग्मीय में उसी पुष्प के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है। सजात पुष्पीय में एक ही पादप के पुष्प के परागकणों को दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया होती है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, टर्मिनोलॉजी। वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहा जाता है इनको। और परिनिषेचन में भिन्न पौधों के परागकोर से भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। तो यह स्थानांतरण करने का काम एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कौन करते हैं? तो मधुमक्खियाँ, चमगादड़, पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु करते हैं। ये सभी परागण मदद करते हैं, सभी के सभी परागण मदद करते हैं। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, बर्रे, चींटियाँ, कीट, पक्षी, चमगादड़ आदि द्वारा होता है। वायु, जल आदि परागण के अजैविक कारक हैं। जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक मतलब ऐसे कारक जो जीवित हैं। तो जीवित में तो पेड़ पौधे हो गए, ये पशु पक्षियाँ हो गए, पक्षियाँ मुख्य रूप से हैं, और छोटे छोटे कीट पतंगे। और अजैविक में वायु के द्वारा भी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है। ये अजैविक कारक होते हैं जिनसे परागण करने में मदद मिलती है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, तीनों ही हो जाएगा। अगला है जो पेस्ट होते हैं, पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड जो हमने पेड़ बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं हमने? पीड़क यानी कि कीटक से बचाने के अलावा, कीटों से बचाने के अलावा कौन कौन से कारण के कारण हम लोगों ने जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड पेड़ पौधे बनाए हैं? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पादन में पोषकीय मान बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या? बिल्कुल हो सकता है ऐसे जो सूखा सहन कर सकें, बिल्कुल ये भी हो सकता है। अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष स्टेशन उन्हें उगाने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कोई उनको अलग से हमें मॉडिफाई करने की, जेनेटिक रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में भी अगर हम पेड़ पौधा उगाएंगे उनको वो सारी कंडीशन देंगे जो उनको उगने के लिए चाहिए होता है। उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, तो 1, 2, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या करता है भाई? तो कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर देता है। मच्छर वच्छर को ख़त्म करने के लिए, अलग अलग प्रकार के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है, पेस्ट कंट्रोल। तो पेस्टिसाइड जैव पीड़कनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। बायो पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो जीवाणु, पुष्पीय पादप और कवक, इन तीनों का ही उपयोग किया जा सकता है। जैव पीड़कनाशी वे जैविक कारक हैं जो पर्यावरणीय व पारिस्थितिक रूप से मित्रवत, इन्वायरमेंटली एंड इकोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं, जिनका प्रयोग करके कीट व खरपतवार को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और इसे नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण में ही ऐसे जीवाणु, ऐसे कवक या पुष्पीय पादप मौजूद हैं जिनका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? कीट पतंगों को या फिर खरपतवार जो आपके खेत में उगाते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। इसीलिए इनको बायोपेस्टिसाइड के रूप में जाना जाता है। बायोपेस्टिसाइड कई सारे हो सकते हैं जिनके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आप 1-2 का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि आहार में नियमित रूप से ताजे फल व सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, मतलब कि सही रहता है, क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने से किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये क्या बोला जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनके लिए अच्छे स्रोत होते हैं ताजे फल और सब्जियां। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ताज़ा होना चाहिए फल और सब्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए सप्ताह भर पुराना खा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को क्यों चाहिए होता है, क्यों हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शरीर में मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि आपके शरीर में जो चीज़ें पचती है उसको नियंत्रित करते हैं। ये सभी चीज़ों का पाचन सही से होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में जो मुक्त मूलक निष्क्रिय होते हैं उससे हमारा शरीर दीर्घायु बनता है, और शरीर के दीर्घायु होने के पीछे एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का बड़ा योगदान होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्व सामान्यतः ताजे फलों और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। जैसे ऐसे फल या सब्जियां जिनको खाने पर आप अगर डायरेक्ट उसको खाएं
जैसे सेब हो गया या कोई भी फल जिनमें आवाज़ होती है, तो उसमें फाइबर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। फाइबर का ही के कारण वो आपको आवाज़, क्रंचीनेस जो आप देखते हैं वो उसी के कारण से आता है। तो ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है। शरीर में विषाक्त पदार्थों में कमी लाता है। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में सामान्यतः विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, पॉलीफेनोल्स तथा अन्य खनिज होते हैं। ये मुक्त रेडिकल्स को शांत करके मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेंगे, पाचन क्रिया को बेहतर करेंगे, मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म सही होने का मतलब ही यही होता है कि आपकी पाचन शक्ति सही चल रही है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूरो जेनरेटिव बीमारी जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन के उपचार में भी सहायक होते हैं। इसीलिए अब माना जाता है कि आपको ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए। अगला सवाल है कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों इनको समझा जाता है? तो इसका सी दिया हुआ है कि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब स्ट्रेस में विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। और अगला दिया हुआ है कि जल का शोधन विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। इसलिए सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जो होती है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल जिनको कहा जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। सस्टेनेबल का मतलब ये प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं और ज़्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और इनका काम भी अच्छा होता है। सूक्ष्म जैविक ईंधन सेल को ऊर्जा के धारणीय स्रोत समझा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जीवित जीव जैसे कि जीवाणु या कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी कारण से इसका जल शोधन या विद्युत उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग होता है और बाकी जगहों भी होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सेल का उपयोग अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में जल का शुद्धिकरण, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से, ये बोला जा रहा है कि एक पेड़ है, इसके जड़ के पास से आपने इसके चारों तरफ के गोल गोल करके छोटे से एरिया में आपने वृक्ष की छाल को हटा दिया, काट के हटा दिया, गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है, तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाएगा। अगर आपने वृक्ष के चारों तरफ से यहाँ पर छाल हटा दिया तो ऊपर के जो वृक्ष थे उनका नीचे के जो हिस्सा है उससे कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। कनेक्शन कमज़ोर आपके समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। दरअसल में होता क्या है, तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। जो जड़ हैं उनको ऊर्जा नहीं मिल पाता है और जिसके कारण से वृक्ष धीरे धीरे करके सूख जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि छालों को जल्दी खोरेचना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है, पेड़ जीवित रह सकते हैं, नहीं तो पेड़ मर जाएंगे। जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। फ्लोएम संवहनीय पौधे के वैस्कुलर बंडल में बाहर की ओर अवस्थित होता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुए कार्बनिक पदार्थ के संचरण के लिए आवश्यक होता है। और जाइलम क्या करता है, तो जल पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम खनिज संसाधन पहुंचाने का काम करता है। और ये अगर काट देंगे आप तो क्या हो जाएगा, जड़ को विशिष्ट रूप से ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अतः जब वृक्ष की छाल का आधार के पास चारों तरफ से हटा दी जाती है तो पत्तियों में निर्मित कार्बनिक पदार्थ वृक्ष की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पत्तियां ही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी और ये जड़ तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से वृक्ष सूख जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है जिसमें ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्र में से एक का रक्त वर्ग A है, पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव, तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? इनके 2 पुत्र हुए, एक के इन्होंने क्या कर लिया, तो गोद लिया। तो ये पूछा जा रहा है कि AB पॉजिटिव और O अगर ये 2 मिलते हैं तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं? वही तो उनके बच्चों के होंगे, जुड़वा बच्चे हैं, है ना। जो गोद लिया हुआ होगा वो बाहरी वक्त समूह का होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव नहीं बन सकता, इसमें कहीं भी O पॉजिटिव नहीं बन सकता है। O पॉजिटिव वर्ग का उनका गोद लिया हुआ बच्चा होगा। तो इसका उत्तर A हो जाएगा,
अगला सवाल है कि आहार उत्पादन के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट नहीं है। ट्रांस फैट के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। मैंने जब समझाया था कि FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैट को लेकर कई सारे जगहों पर गाइडलाइन जारी की है और ये बताया है कि भोजन में कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है। अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस फैट नहीं है तो इसका क्या मतलब बनता है। पहला है कि कंपनी के आहार उत्पादन हाइड्रोजनिक तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। डालडा जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे नहीं बना है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। नहीं, पशु उत्पन्न वसा एक बार को नहीं हो सकता है, तेल के लिए हमें देखना पड़ सकता है। दूसरे पर डाउट है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभावतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपके भोजन में ट्रांस फैट नहीं है तो जो हार्ट अटैक के खतरा आप आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके पीछे ट्रांस फैट होता है। जो मार्केट में आप सड़क किनारे चीज़ें खाते हैं वो डालडा बनाते हैं आपके आँख के सामने, तो आपके हार्ट को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई अगर उसने कंपनी ने बोला है कि ट्रांस फैट नहीं है उसमें, तो आपके हृदय के लिए अच्छा हो, हार्ट के लिए अच्छा हो। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। पहला तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। जब वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर ठोस और कठोर बनाया जाता है तो ट्रांस फैट उसमें बन जाता है जो बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। सबसे जो कम नुकसान पहुँचाता है हमारे शरीर को वो कौन सा चीज़ है? क्या रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है? नहीं, सबसे जो कम नुकसान पहुँचाता है वो है अपने घर की घी। वो दुनिया का सबसे अच्छा वसा है, सबसे अच्छा फैट है और वो कभी भी आपके हृदय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये चीज़ मानकर चलिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। बाज़ार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक, क्या कहा जाता है इसको? आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये एस्पर्टेम। ठीक है, यह अमीनो अम्ल से बना होता है। यह अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? ये बोल रहा है कि मीठा मीठा तो वैसे ही होता है, कैलोरी भी वही प्रदान करता है, लेकिन बोला जाता है कि ये जो भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसा क्या है इसके अंदर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको ढूंढना है। बड़ा सा सवाल दिख रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। जैसे चीनी आपको अगर 4 चम्मच डालना पड़ रहा है तो एस्पर्टेम आधे चम्मच से काम चल जाए, क्योंकि उतना मीठा जो होता है वो 4 चम्मच के बराबर होता है, तो आपको कैलोरी कम मिलेगा, मिठास उतनी ही मिलेगी। इसीलिए एस्पर्टेम का कृत्रिम मधुरक का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका उत्तर यूपीएससी पीवाईक्यू के बायोलॉजी के सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं। अब कुछ आसान सवालों की तरफ में चलते हैं, जिसमें बायोलॉजी के अलग अलग जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब कैटेगराइज किया गया है, उसको ज़रा हम लोग एमसीक्यू के रूप में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे के एमसीक्यू भी करेंगे। ओके, देखिए इसमें कौन से सवाल होंगे। तो जीव विज्ञान की उपशाखाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा कठिन कठिन पढ़कर चले गए और आसान सवाल जब एग्जाम में आया तो वहाँ पर गलती कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घटना चक्र की बुक है, इससे मैं कोशिश करूंगा कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के एमसीक्यू मैं आपको 13 तारीख से पहले करवा दूं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज़ का? तो जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है, जिसको जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अरस्तु को एरिस्टोटल को माना जाता है। प्राचीन ग्रीक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एरिस्टोटल की हमें चर्चा मिलती है, तो एरिस्टोटल को जनक माना जाता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सवाल आसान होते हैं घटना चक्र में, बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो आप सीखते हैं वो कहीं भी आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल 10 ही लगाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन पढ़ के हम 50 सवालों की तैयारी कर लेंगे। इसको ज़रा मैच कीजिए। पक्षी, विसंगति, पर्यावरण और जीवाश्म इधर दिया हुआ, उनसे जुड़े हुए कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन हम कहते हैं। इसमें देखिए बी दिया हुआ है, ए का 3 हो जाएगा, यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अनिर्थ्योलॉजी। वंशगति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का इकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि पेलियोबायोलॉजी जो है क्या कहा जाता है इसको? पेलियोबायोलॉजी, ये किसका अध्ययन होता है? तो ये जीवाश्म का अध्ययन है,
जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। हो सकता है अगली बार इसी प्रकार का सवाल पूछ ले। अगला है फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी इसको कहा जाता है। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। आसान सवाल भी हम लोग करेंगे, आसान भी करके जाएंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन कहलाता है। पॉलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन जो है वो पॉलिनोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी कहलाता है, पैनिलोलॉजी कहलाता है। कीट के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है बंधुओं, तो इसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंट यानी कि चींटी और चींटी यानी कि कीट, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, याद जरूर रखिएगा, एंटोमोलॉजी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित हैं, तो इसको जनांकिकी कहा जाता है। जनांकिकी डेमोग्राफी कहा जाता है। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर कहा जाता है कई बार। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि हम उस वहाँ पर जो इंसान रह रहे हैं उनके हम कम्युनिटी आधार पर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, उसी को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी चेंज करना, ये सब शब्द आप पॉलिटिकल जो भाषण होते हैं आरोप प्रतिरोप उसमें सुना होगा आपने। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर के वैज्ञानिक अध्ययन को, डिफरेंस के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको इथनोलॉजी कहा जाता है। इथनोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी इसको कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है ये। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है ये। इथोलॉजी मानव शरीर सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है ये। और एथिक्स क्या है, नैतिक आचार और कर्तव्य मनोविज्ञान का अध्ययन है। यूपीएससी जीएस पेपर 4 में एथिक्स आप पढ़ते ही हैं, है ना। पढ़ के बच्चे भूल जाते हैं और कलेक्टर बन के रील बनाते रहते हैं। बताइए ये मैं क्यों करवा रहा हूँ आसान सवाल, कोई ये ज्ञान न दे कि ऐसा नहीं पूछता है। पूछ लेगा तो फिर आप कहाँ जाओगे। तो मुझे पता है क्या पूछता है क्या नहीं। आप एक बार पेपर देख के होंगे, मैं दिन भर यही काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है आसान हो या कठिन हो। कठिन भी मैंने आपको कराए हैं, सबसे कठिनतम सवाल बायोलॉजी के करवाए हैं, अब आसान कर लेंगे। किसी भी पक्ष को हम लोग कमज़ोर रख कर नहीं जाएंगे, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, इसको बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनोमिक्स का मतलब क्या होता है, बायोनोमिक्स का मतलब होता है जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना। जैसे कोई जीव रह रहा है तो उसके आस पड़ोस जो इन्वायरमेंट है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, इसके अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है, बायोनोमिक्स में किया जाता है। बायोनोमी जीवन के अध्ययन को, लॉज ऑफ लाइफ को कहा जाता है बायोनोमी। बायोमेट्री गणित व सांख्यिकी तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री कहलाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किन चीज़ों का, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फॉसिल प्लांट, ऊपर लिखा तो था जीवाश्म वगैरह का अध्ययन को पैलियो वनस्पति कहा जाता है, ऊपर ही हमने पहले या दूसरे सवाल में ही किया है। जो कि लाखों वर्षों के पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना कारण दब गए थे, उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों से प्राप्त होती है और उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग, है ना। और प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। इन्होंने कई सारे अध्ययन करके अलग अद्भुत रचा है और इनको भारत में बड़ा ही सम्मान, चूँकि विश्व स्तर पर इनको सम्मान प्राप्त है। आपने इससे पहले भी इनका नाम सुना होगा इतिहास वगैरह में, प्रोफेसर बीरबल साहनी इनका नाम है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, कृपया ध्यान में रखें, 2-2 3-3 बार कह रहा हूँ। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के फसलों में परागन हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प व फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में किया जाता है। सेरीकल्चर में किस चीज़ का किया जाता है, तो रेशम कीटों के लिए किया जाता है। अगला है खेती और खेती का नामांकन पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सब्जियों खेती को हॉर्टिकल्चर जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बागवानी कृषि एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों कृषि और फूलों की कृषि आती है। पोमोलॉजी
ओलिरोकल्चर और फ्लोरिकल्चर, इन तीनों को मिलाकर हॉर्टिकल्चर बनता है। अतः प्रश्न में केवल सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में फूल, फल, सब्जी सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन मैंने आपको पढ़ाया भी था। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होती है, अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का उपयोग किया जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। कितने सारे अध्ययन हैं, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं गुरु, जितने हम लोग पढ़ रहे हैं इन सभी का अलग अलग सब्जेक्ट, इन सभी में अलग अलग डिग्रियाँ भी मिलती है, इन सभी के एक्सपर्ट भी होते हैं। और हम एक दो किताब पढ़कर समझते हैं कि हम तो दुनिया के हर चीज़ जानते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, सिल्क जो रेशम की कीट होते हैं, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, और हॉर्टिकल्चर फूल। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है, अतः प्रश्न में यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द व अर्थ के रूप में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन कहलाता है ये। फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रहण, ये गलत दिया हुआ है। फिलोलॉजी भाषा के संरचना और विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने करवाया। आइकनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन जो होता है, इसको आइकनोग्राफी कहा जाता है, आइकनोग्राफी कहा जाता है, आइकनोग्राफी कहा जाता है। 16 नंबर सवाल तक हम लोग करेंगे। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है किससे? तो शब्दकोशों के संयोजन से संबंध है। विटीकल्चर का निम्न में कौन सा एक उत्पादित होता है? तो अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर से रिलेटेड है। इतना तक हमने किया, इसका आई का मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।